नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ हमारी दुआ और प्रार्थना भी है कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। साथियों, आज 13 अप्रैल 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम पढ़ा जाएगा। उससे पहले आज का ऐतिहासिक तिथि है साथियों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ से कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में रहते हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। जलियांवाला बाग साथियों जल्ली नामक व्यक्ति का बागीचा था, इसलिए जलियांवाला बाग कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का पृष्ठभूमि था रोलैक्ट एक्ट। सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में कानून बनता है, इसीलिए इसे रोलैक्ट एक्ट कहा जाता है। इसे काला कानून या बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है, क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी क्रांतिकारी को संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था। इसी में साथियों हमारे पंजाब के दो नेता क्रांतिकारी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इन्हीं लोग की गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर के जल्ली नामक व्यक्ति के बगीचे यानी जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण सभा आयोजित करते हैं। उसी दौरान उसी दौरान पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर, उसके आदेश से जो वहां का जो पुलिस अधीक्षक था आर डायर, जनरल आर डायर, ये उपस्थित होता है और अपने पुलिस कर्मियों को आदेश दे देता है कि ये जो शांतिपूर्ण भीड़ है इन पर गोली चला दो। इस भीड़ ने गोली से बचने के लिए पास में समीप में एक कुआं था, उस कुएं में भी कूदे लोग। उस कुएं में कूदने से जान चली गई, पानी था, गहरा कुआं था, लोगों की डेथ हुई। इस कुआं को ध्यान रखे रहेगा, शहीदा वाला कुआं कहा जाता है। शहीदा वाला कुआं कहाँ पर है? जलियांवाला बागीचे में स्थित है। ये जलियांवाला बाग है कहाँ? पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पर? अमृतसर में। पंजाब में अमृतसर में जली नामक व्यक्ति का था। इसमें सैकड़ों निर्दोष लोग शहीद हो जाते हैं साथियों। अब इस जलियांवाला बाग के विरुद्ध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1 अगस्त 1920 को। बहुत सारे नेताओं ने अपना पदवी, अपना पोस्ट, अपना उपाधि त्याग दिया था। देखिएगा, सर और नाइटहुड की उपाधि ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था और वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इस घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने साथियों कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया था इस घटना के बाद में। साथियों, इसकी जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित हुआ था। ध्यान रखिएगा, हंटर 3 ऐतिहासिक नाम है। एक हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन था। एक विलियम हंटर है, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को वैज्ञानिक आधार पर पढ़ने का प्रयास किया था, वो विलियम हंटर है। यहाँ पर हंटर आयोग है साथियों, हंटर समिति भी इसे कहा जाता है। यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी जांच के लिए अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा गठित हुआ था, लेकिन इसमें लीपापोती कर दिया गया था। देखिए, जांच का नाटकीय रूप डायर को दोषी नहीं माना जाता और नहीं इसको सम्मानित किया जाता। यहीं पर कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी एक जांच समिति का गठन किया जाता है। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति का गठन किया जाता है। 1940 के लगभग में साथियों उधम सिंह नाम के क्रांतिकारी थे। इन्होंने लंदन में जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर इस घटना का बदला लिया था। कौन दो क्रांतिकारी थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। कब घटना हुआ? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। कहां पर? अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा हो रहा था। कौन से कानून के विरुद्ध में? तो रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में। किस दो लोगों को गिरफ्तार किया गया? इन गिरफ्तारी के विरुद्ध में शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा था। अब साथियों, लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। 12 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन, उसके बाद पढ़ा जाएगा आज का करंट अफेयर। ऑपरेशन हिम सेतु हाल ही में कहाँ चलाया गया? उत्तर हो जाएगा सी, सिक्किम में साथियों ऑपरेशन हिम सेतु बचाओ अभियान चलाया गया। दूसरा प्रश्न था, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? संजय खन्ना बीपीसीएल के सीएमडी बने हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास साइक्लोन किया? तो मिस्र के साथ साइक्लोन सैन्य अभ्यास होता है। वित्त वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी है? तो अमूल है। अमूल। दुनिया का पहला 10G इंटरनेशनल नेटवर्क हाल ही में किसने पेश किया? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहां प्रारंभ होगी? पहली पॉड टैक्सी भारत की तो मुंबई, यूपी का तो नोएडा। सातवां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर हो जाएगा गोवा में साथियों। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को हर साल विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में रग्बी प्रीमियर लीग
तो हैदराबाद। 10वां प्रश्न, नैस्कॉम फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूबी प्रवीण राव को नैस्कॉम फाउंडेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये था साथियों लास्ट डे यानी 12 अप्रैल का करंट अफेयर। अब पढ़ते हैं 13 अप्रैल आज का करंट अफेयर को। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन हाल ही में किसकी मेजबानी में शुरू हुआ? 9वें क्रम का हिंद महासागर सम्मेलन अभी हाल ही में मॉरिशस में संपन्न हुआ। मॉरिशस में साथियों, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, वहीं पर 9वें क्रम का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन हुआ 10 से 12 अप्रैल 2026 मॉरिशस। क्या है? 9वां हिंद महासागर सम्मेलन। देखते हैं डिटेल। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन पोर्ट लुइस में हुआ, मॉरिशस में। हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व इसका थीम था। थीम क्या था? हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। महासागर में साथियों हिंद महासागर है, हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। पूरी पृथ्वी पर 5 महासागर है। कितने महासागर है, कितने ओशियन है? 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे गहरा बिंदु प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, इसका सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त। मैरियाना मैरियाना गर्त या चैलेंजर चैलेंजर गर्त इसका सबसे गहरा बिंदु। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूटो रिको। प्यूटो रिको सबसे गहरा बिंदु अटलांटिक महासागर का। हिंद महासागर का सुंडा या जावा सुंडा या जावा सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थल है। दक्षिणी महासागर का सैंडविच है। सैंडविच दक्षिणी महासागर यानी अंटार्कटिका का सैंडविच है सबसे गहरा स्थल। आर्कटिक महासागर में मोलय होल है। मोलय होल आर्कटिक महासागर में सबसे गहरा बिंदु है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? उत्तर सी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और हमारे देश में सबसे ज्यादा बच्चों को बाल श्रम से विमुक्त करके मुख्य धारा में जोड़ने वाली हस्ती। कैलाश सत्यार्थी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी जी को 2026 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उन्हें समाज और बच्चों के अधिकारों के लिए किए गए उनके योगदान के कारण मिला है। 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के क्षेत्र का। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का स्ट्रेटेजी के 2022 में इसकी शुरुआत होती है। पहली बार यह मोदी जी को दिया जाता है 2022 में, और 2023 में जो दूसरा वाला था वो आशा भोसले को दिया गया साथियों। आशा भोसले जी के बारे में ध्यान रखिएगा। कल 12 तारीख को साथियों 12 अप्रैल 2026 को आशा भोसले जी का निधन हो गया। ये लता मंगेशकर जी की बहन थी साथियों। ये आशा भोसले जी, इनका अभी हाल ही में 12 अप्रैल कल के डेट में निधन हो गया है। तीसरा प्रश्न है, पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? कौन सा संशोधन किया गया था? उत्तर हो जाएगा सी, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन से सिंधी हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। देखिएगा क्या था करंट अफेयर। 10 अप्रैल को हर साल 10 अप्रैल को हर साल सिंधी भाषा दिवस मनाया जाता है। सिंधी भाषा दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 1957 से ही सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन से। इस सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब ने पहली बार सिंधी भाषा में संविधान का नया संस्करण नई दिल्ली से जारी किया। सिंधी भाषा साथियों हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी जब संविधान बना तब। 15वीं भाषा हमारे भारतीय संविधान में 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जुड़ी। सिंधी 15 भाषाओं के। उसके बाद साथियों 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ा। यह 16वां, 17वां और 18वां भाषा हो गया। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन से बीडीएमएस, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा हो गई। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब जो है 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं जिसमें 21वां संविधान संशोधन से सिंधी जुड़ी थी। ध्यान रखिएगा 21, 71, 92 3 बार भाषा को जोड़ने के लिए 8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ है। याद करने का ट्रिक बड़ा सिंपल सा है। 21 और 71 को जोड़ेंगे आप तो 92 हो जाएगा। 1 1 2 7 2 9, 21 71 92 होता भी है साथियों, संयोग मात्र है।
बैठ गया है। 21वां, 71वां, 92वां, 15वीं भाषा सिंधी, 21वें से 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा, 71वें संविधान संशोधन से नमक, और 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाले जिम विटेकर का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? अमेरिका, यूएसए के रहने वाले जिम विटेकर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। क्यों मशहूर थे, क्यों प्रसिद्ध थे? तो इन्होंने अमेरिका से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। अमेरिका के पहले पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट का फतह किया था, जिम विटेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अगर व्यक्ति का बात की जाए तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। इसके अलावा साथियों माउंट एवरेस्ट का स्टैटिक जीके देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट जिसे चोमुलुंगमा भी कहा जाता है तिब्बत में, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। इसका नामकरण जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। 8848.86 मीटर इसका हाइट मेजरमेंट लास्ट टाइम 2020 में हुआ था। नेपाल और चीन के सीमा पर है साथियों। यह महालांगुर हिमालय की उपश्रेणी है। महालांगुर हिमालय की सबसे पहली महिला एवरेस्ट का फतह की थी जुंको तेबेई जापान से। बछेंद्री पाल पहली पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट का फतह किया था। संतोष यादव जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट का फतह किया था। कामिरीता शेरपा जिन्होंने 30 बार एवरेस्ट का फतह किया है। अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग जिन्होंने एवरेस्ट का फतह किया है साथियों। इसके अलावा अगर आप ध्यान रखिए साथियों, अवतार सिंह चीमा का, ये प्रथम पुरुष थे जिन्होंने एवरेस्ट का फतह किया, अवतार सिंह चीमा। और अंशु जामसेनप्पा एक ही सीजन में 2 बार एवरेस्ट का फतह इन्होंने किया है। और राघव जुनेजा सबसे कम उम्र के पर्वतारोही तो राघव जुनेजा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में किस देश में बिस्किट यात्रा महोत्सव मनाया गया? तो ये नेपाल का नव वर्ष है साथियों। नेपाल का हैप्पी न्यू ईयर है बिस्किट यात्रा। नेपाल का नव वर्ष बिस्किट यात्रा। यात्रा नाम से हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा, धनु यात्रा, बाली यात्रा, रथ यात्रा महोत्सव होता है, लेकिन बिस्किट यात्रा नेपाल का है। यह पारंपरिक त्योहार है जो विक्रम संवत के अनुसार नया साल अप्रैल से शुरू होने वाला है। यह नेपाली नववर्ष का प्रतीक है। नेपाल का स्ट्रेटेजी के यहाँ पर नेपाल में हिमालय पर्वत है और माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत चोटी धरती का। यहाँ पर सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। 5 भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से स्पर्श करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है रुपया। और यहाँ पर साथियों अभी हाल ही में नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने हैं। आरएसपी पार्टी से बालेन्द्र शाह राष्ट्रपति हैं। रामचंद्र पौडेल प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बालेन्द्र शाह युवा प्रधानमंत्री हैं। और हमारा भारत साथियों नेपाल को बांग्लादेश उत्पन्न करता है बिजली, और हमारे भारत के रास्ते नेपाल में बिजली आपूर्ति कराया जाता है। ये करेंट अफेयर का चीज है। पिछले साल हम लोगों ने करने में पढ़ा था कि बांग्लादेश हमारे भारत होते हुए नेपाल को बिजली सप्लाई करेगा। हमारे भारत से बहुत सारा सामान का निर्यात होता है नेपाल को। मानद उपाधि एक दिया था हमारे सेना के जनरल को, सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को किस देश ने मानद जनरल उपाधि प्रदान किया था? तो नेपाल देश। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, राष्ट्रीय पक्षी है डाफे और राष्ट्रीय पुष्प है लाली गुरांस और राष्ट्रीय पशु है गाय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को हर साल 11 अप्रैल को हर साल सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को साथियों 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले और कस्तूरबा गांधी की जयंती है। ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले और कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन जयंती है। इसी उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। थीम क्या था 2026 का? मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता, किसी भी माँ को पीछे न छोड़ना। देखिएगा थोड़ा सा और भी अप्रैल माह का जितना भी दिवस, तो 1 अप्रैल को उत्कल या उड़ीसा स्थापना दिवस, 2 अप्रैल को हनुमान जयंती और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 11 अप्रैल को ही पार्किंसन डे भी मनाया जाता है। पार्किंसन डे भी मनाया जाता है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस और 13 अप्रैल साथियों ऐतिहासिक तिथि जलियांवाला हत्याकांड। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, यकृत दिवस और साथियों 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी होता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 17 अप्रैल विश्व हेमोफीलिया दिवस और 22 अप्रैल ये पृथ्वी दिवस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरोग्य वन पहल हाल ही में किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? उत्तर डी,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अभी हाल ही में एक वन पहल शुरू किया है, आरोग्य वन पहल। इसके तहत सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे औषधि महत्व के पौधे, पेड़ लगाए जाएंगे। देखिएगा, अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक नई योजना आरोग्य वन शुरू की है। इसके तहत हाईवे के किनारे औषधि पौधे और पेड़ लगाए जाएंगे। एनएचएआई करेगी तो एनएचएआई का स्ट्रेटेजी देखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में एक्ट बना था और 7 साल बाद 1995 में यह लागू हुआ था। एनएचएआई का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, जिसके मंत्री है केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देश का नेशनल हाईवे 44 है। सबसे छोटा अगर वर्तमान में तो 966 बी है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमारे भारत के चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। भारतमाला परियोजना हमारे भारत में सड़कों का जाल बिछाने से संबंधित है। इसके अलावा साथियों, वर्तमान में अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन है एनएचएआई के, तो संतोष यादव जी एनएचएआई के वर्तमान में प्रमुख है। गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे सब उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। नेशनल हाईवे 1 और 2 आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, ध्यान रखे भी रहना है आपको। नेशनल हाईवे 1 और 2 इसको कहा जाता था जीटी रोड। जीटी रोड साथियों, ग्रांड ट्रंक रोड सिरसा सूरी ने बंगाल के कलकत्ता से, कलकत्ता से लेकर के साथियों काबुल तक एक सड़क बनाया था। कलकत्ता से लेकर अफगानिस्तान की जो राजधानी उस समय हमारे भारत का हिस्सा था साथियों, काबुल से लेकर के कलकत्ता तक जीटी रोड बनाया था। किसने? ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। किसने? जिसे सड़क आजम भी कहा जाता साथियों, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसी जो रोड को अगर हम देखें यहाँ अमृतसर से दिल्ली तक, इसे नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। नेशनल हाईवे 1 क्या है? दिल्ली से लेकर के अमृतसर जीटी रोड नेशनल हाईवे 1 के रूप में डेवलप किया गया और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक नेशनल हाईवे 2 हो जाता है। इतना हाईवे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंडियाज हाईवे आर चेंजिंग, एनएचएआई आरोग्य वन पहल। अगला क्वेश्चन है, 2028 में होने वाले किस सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी दावेदारी भारत ने वापस ले ली है? उत्तर हो जाएगा ए, यूएन जलवायु सम्मेलन। यूएन जलवायु सम्मेलन साथियों 2028 में हमारे भारत में होना तय था, लेकिन हमारे भारत ने इसे वापस ले लिया है। यूएन जलवायु सम्मेलन 2028 में हमारे भारत ने मेजबानी करने से प्रस्ताव को वापस ले लिया है। देखिएगा, 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम हमारे भारत ने वापस ले लिया है। जलवायु सम्मेलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में, देखिएगा 2024 में लास्ट टाइम अजरबैजान के बाकू में कोप 29 सम्मेलन हुआ था और 2025 में साथियों ब्राजील के बेलेम में कोप 30 सम्मेलन हुआ और इस वर्ष 2026 में तुर्की देश में 2026 में कोप 31 तुर्की के अंतालिया में होगा और 2027 में साथियों इथियोपिया के एडिस अबाबा में कोप 32 होगा और कोप 33 जो 2028 में होना था भारत में होना था, लेकिन भारत ने हमारी दावेदारी वापस ले लिया। वापस लेने के बाद अब संभावित है कि दक्षिण कोरिया मेजबानी कर सकता है, सबसे मजबूत दावेदार है और स्वीडन भी नया दावेदार है। मजबूत दावेदारी दक्षिण कोरिया का, जिसका भी दावेदारी आ रहा है करंट अफेयर में आएगा, हम उसको पढ़ेंगे, एग्जाम में रह सकता है क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जा रहा है क्योंकि कोप 33 पहले भारत ने सम्मेलन करने के अपने मंशा जाहिर की थी और हमारे भारत को जिम्मेदारी मिल भी गई थी, लेकिन अभी हम भारत सरकार ने वापस ले लिया डिसीजन को, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है। 9वां प्रश्न देखिएगा, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? माउंट सेमेरू और सर्वाधिक ज्वालामुखी का देश इंडोनेशिया को कहा जाता है। इंडोनेशिया में हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। देखिएगा, इंडोनेशिया हजार द्वीपों का देश है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला देश भी है। हालांकि रिंग्स ऑफ फायर धरती पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। परिप्रशांत पेटी और रिंग्स ऑफ फायर अग्नि वलय का क्षेत्र हिंद महासागर में, वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। देश की बात करा जाए तो इंडोनेशिया में है। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित बहुत ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे महामेरू भी कहा जाता है। सेमेरू और महामेरू एक ही है। जावा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ज्वालामुखी, जो करंट अफेयर में थे और स्ट्रेटेजी के। तो सबसे पहले आपको बता दे सकते हो, ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जहां से हमेशा मैग्मा लावा निकलता है, प्रसुप्त मतलब जहां कभी निकला तो अभी ठंडा अभी सो रहा है, और शांत मतलब कि बहुत पहले कभी इसमें से उद्गार हुआ था, मैग्मा लावा निकला था, अब नहीं हो रहा है। करंट अफेयर में जो साल भर में सब विस्फोट हुआ था, देखिएगा, माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है, यहाँ पर भी 2025 में विस्फोट हुआ था। रेकियानिस आइसलैंड में है, जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, यहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कनला कनला ओन फिलीपींस में ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोट हुआ था। साथियों,
सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछा जाए, ओजस डेल सेलाडो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली एक ज्वालामुखी भूमध्य सागर में पड़ता है। भूमध्य सागर में इस ज्वालामुखी से उद्गार होता है, जिसकी वजह से भूमध्य सागर में अगल बगल लाइट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है। मौना लोआ हवाई द्वीप पर है। माउंट किलिमंजारो कहां पर? अफ्रीका में है, शांत ज्वालामुखी में आता है माउंट किलिमंजारो। अब महत्वपूर्ण, भारत में साथियों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, और भारत में एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम। नारकोंडम और बैरन द्वीप, दो ज्वालामुखी, बैरन द्वीप सक्रिय और नारकोंडम प्रसुप्त है। प्रशांत महासागर का रिंग्स ऑफ फायर, ये रिंग्स ऑफ फायर है, देखिएगा ये क्षेत्र प्रशांत महासागर में, यहाँ पर सबसे ज्यादा दुनिया का ज्वालामुखी है। लेकिन देश पूछेगा तो हम इंडोनेशिया करेंगे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। तो ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।